आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ही काफ़ी समय हो गया है हमारा, क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो डेफिनेटली कुछ समय तो लगना ही था, कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी। तो अभी थोड़ा सा मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको इस ट्रेनिंग की देना चाहूँगा, उसके बाद हम सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, ये 5 डेज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। और स्टार्स और कोलैबोरेशन ऑफ समग्र शिक्षा अभियान में ये आयोजित की जा रही है। स्टार्स का भी आपको पता चल गया होगा, यहाँ हम फ्लैक्स में भी देख सकते हैं। स्टार्स की फुल फॉर्म सर ने भी डिस्कस की है, और ये क्या चीज़ है, बीच बीच में हम इसके बारे में भी डेफिनेटली बात करते रहेंगे। कुछ जनरल सी इंस्ट्रक्शंस जो कि ट्रेनिंग मॉड्यूल के अलावा हमने फर्स्ट डे का मॉड्यूल डिस्कस किया है कि आज हम इन टॉपिक्स पे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम 5 दिन के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग में आए हैं, जैसा कि सर ने भी कहा है। तो सबसे पहले तो हम अपने दिमाग में ये बात क्लियर कर लें कि हम 5 दिन के लिए वी पीपल आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर दिस ट्रेनिंग। मतलब इस ट्रेनिंग के लिए हम 5 दिन के लिए आए हैं, और 5 दिन स्कूल के बारे में हमने नहीं सोचना है। जैसे मैम का भी क्वेश्चन था, डेफिनेटली वैलिड क्वेश्चन था कि इस टाइम पे वर्कशॉप लगाना। तो टाइम हम तो ऐसा मानते हैं कि इस बार जो ट्रेनिंग्स स्टार्ट हुई हैं वो बिल्कुल सही टाइम पे हुई हैं, अदरवाइज़ ये सेशन के एंड में भी लग जाती थी। फेब में और नवंबर में भी वर्कशॉप्स लग जाती थी। सो ये हमारे उसमें नहीं है कि कब वर्कशॉप लगानी है और कब नहीं लगानी है। ये दीज आर द स्टेट ऑर्डर्स, और उनको हमने फॉलो करना है। और हमें ये भी मतलब क्लियर होना चाहिए कि SA1 एग्ज़ाम है, डेफिनेटली हमने तैयारी करवा दी है, तो बच्चे उस चीज़ को खुद देखेंगे। ये ट्रेनिंग लेना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमने इन 5 दिनों में इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ट्रेनिंग किसी भी तरह की है, चाहे वो किसी भी लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रही है, उस ट्रेनिंग में हमें सीखने को ही मिलता है। आप सभी जानते हैं कि लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ये कभी रुकती नहीं है। हम जितना मर्जी सीख लें, लिमिट नहीं है उसकी, हम रोज़ सीखते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हम हर सेकंड जो है वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, अगर हम सही तरह से ऑब्जर्व करें तो। हर सेकंड में हमारे लर्निंग में जो है वो एडिशन होती रहती है। तो यहाँ हमारे पास 5 दिन का टाइम है, और 5 दिन में जो मॉड्यूल है वो डेफिनेटली लैंग्वेज टीचर्स की रिक्वायरमेंट के बेस पे ही बनाया गया है। जब स्टेट पे मॉड्यूल बनता है तो उसके लिए लैंग्वेज टीचर्स को ही बुलाया जाता है। जैसे 9th और 10th के टीचर्स को ही वहाँ पे बुलाया था मॉड्यूल डेवलपमेंट के लिए। वो इसलिए क्योंकि फील्ड लेवल पे एक लैंग्वेज टीचर्स की बच्चों के साथ क्या ज़रूरतें हैं, सब्जेक्ट को लेकर के या किसी और इश्यूज़ को लेकर के, उन्हीं चीज़ों को जो है वो मॉड्यूल में डाला जाता है, किसी और की डायरेक्शन पे मॉड्यूल नहीं बनता है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉड्यूल इज लिंक्ड टू यू पीपल। इसके अलावा अपने आप को सीखने के लिए तैयार करना, पहले तो हमें अपना जो एक मेंटल एटीट्यूड है वो सीखने का बनाना पड़ेगा। मतलब हमें ये सोच के यहाँ बैठना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी बताया जाएगा वो हमारे फ़ायदे का है और हमें उसको सीखना है। अगर इस एटीट्यूड के साथ बैठेंगे तो हमें 5 दिन का पता नहीं लगेगा, कब सुबह हुई, कब लंच हुआ, कब इवनिंग हो गई, इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि ये सेशन है, ये कब ख़त्म हो, कब अगला आए, कब अगला आए, अगर इस तरह से हम सोचते रहेंगे तो फिर हमारे लिए 5 दिन जो है वो महीनों के बराबर लगेंगे, है ना।
तो सबसे पहले तो अपने आप को एडजस्ट करना है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करना है, उनको उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करना है और अकॉर्डिंगली जो है वो हमने 5 दिन काम करना है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन 5 दिनों में आपका हमें कॉपरेशन चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस भी जैसे हमने ली हैं, कुछ लोगों ने दी हैं कि इस ट्रेनिंग से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहने वाली हैं, आप क्या चाहते हैं कि 5 दिनों में आपको क्या सीखने को मिले। अगर ऐसी कोई स्पेशल एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं उन पे भी काम करेंगे। आपको कोऑपरेशन चाहिए। दूसरी बात टाइमिंग की लेकर के मैं आपको क्लियर कर दूं, 10:30 पे हमारा सेशन स्टार्ट होगा डेली। आज लेट हो गया है क्योंकि इट वाज द फर्स्ट डे। कल से 10:30 पे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा एग्जैक्ट, और 1 बजे हमारा लंच होगा। इन बिटवीन जो है वो 15 मिनट की टी ब्रेक रहेगी आपको। 10:30 से 1 बजे के बीच में 12, पौने 12, 11:30 जो है वो एक सेशन के बाद टी ब्रेक दी जाएगी। 1 से 2 लंच आपका रहेगा। 1 घंटा जो है वो सफिशिएंट टाइम लंच के लिए हमने दिया है। लंच का प्रोविज़न यहीं पे है। उसके बाद 2 बजे एग्जैक्ट हमारा सेशन स्टार्ट होगा। 2 से 4:30 तक हमारा जो है वो सेशन चलेगा। बीच में, इसके बाद भी बीच में जो है वो टी ब्रेक रहेगी। वैसे तो 5 बजे का टाइम है, जो एग्जैक्ट टाइम है वर्कशॉप का ट्रेनिंग का वो 10 to 5 है, बट क्योंकि हमारी डाइट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर है, इसलिए बसेस की आने जाने की भी दिक्कत रहती है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा कट शॉर्ट किया है 10:30 to 4:30। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। और ये जो टाइमिंग है इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें हमें ये ना बोलना पड़े कि अभी जी मतलब 2 बज गए हैं तो हमें बाहर से बुलाने पड़ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, है ना, क्योंकि हम सभी टीचर्स हैं। और जब हम क्लास में जाते हैं, अगर मान लो कि क्लास में मैं चला गया हूँ और बच्चे क्लास में नहीं हैं तो हमें कैसा लगेगा? तो मतलब यहाँ आरपी आ गए हैं और हमारे पार्टिसिपेंट नहीं हैं तो आरपी को कैसा लगेगा? इसलिए मतलब बोलने का है कि हम सभी मैच्योर हैं, वी ऑल आर टीचर्स एंड हम सभी जानते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। तो एग्जैक्ट 2 बजे जो है वो हम अपने ट्रेनिंग हॉल में आ जाएं, और जैसे ही टी ब्रेक की आपको अनाउंसमेंट होती है, चाय लेने के बाद, चाय आपको यहीं पे दी जाएगी, लंच के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा हॉस्टल में। तो ये सारा जो शेड्यूल है इसके ऊपर आप थोड़ा कंसंट्रेट करें। 10:30 मीन्स 10:30 पे हमारी जो है वो वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी। कुछ रूटीन की एक्टिविटीज़ रहेंगी हमारी मॉर्निंग में 10:30 पे, जिसके बारे में हमारे आरपीज आपको बता देंगे कि कल से कुछ मॉर्निंग में हमारी एक्टिविटीज़ रहेंगी। एक तो क्योंकि हम सभी हिंदी भाषा से रिलेटेड हैं, तो हिंदी का कल्चर जो है वो हमें 5 दिनों में लगना चाहिए कि ये ट्रेनिंग है और इसमें हमें जो है वो भाषा का कल्चर दिखना चाहिए, वो संस्कृति, वो चीज़ें हमें दिखनी चाहिए कि सही मायने में हिंदी की वर्कशॉप लग रही है ये। तो उस तरह से हम मॉर्निंग में एक अच्छी सी प्रेयर करेंगे और डेली एक ग्रुप की जो है वो रिपोर्टिंग की ड्यूटी रहेगी। जैसे हमने ग्रुप डिवाइड कर दिए हैं, तो आज जितना भी यहाँ पे काम हुआ है उस पूरी सेशन की जो एक रिपोर्टिंग है वो कल ग्रुप नंबर आई थिंक मैं असाइन कर ही देता हूँ। प्रेयर के लिए ग्रुप नंबर 1 और रिपोर्टिंग के लिए ग्रुप नंबर 2 कल के लिए नोट कर लें आप, ग्रुप अपना आपको पता है। तो ये रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, इसमें हम कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो हमें लगेगा। तो मतलब हमने माहौल ऐसा बनाना है कि ये हिंदी की वर्कशॉप जो है वो लग रही है। बाकी हिंदी के लोग सारे कवि होते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा है कि हिंदी पढ़ाने वाले जो है वो बहुत सारे कवि, शायर ये वो होते हैं। तो आपकी वो वाली सेवाएं भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं, अगर वैसे कोई हमारे बीच में पार्टिसिपेंट हैं तो। क्योंकि ट्रेनिंग अगर 1 वे रहेगी तो वो मतलब एक बोरिंग सा जो है वो एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें होनी चाहिए, 1 वे नहीं रहेगी। इंट्रैक्शन मोड में हमारी ट्रेनिंग रहेगी। आरपी कम बोलेंगे, आप लोग ज़्यादा बोलेंगे। बाकी बीच में एनर्जाइज़र भी हम कुछ करेंगे आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोगों से कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 5 दिन जो है वो ये का मॉड्यूल जो है वो हम इसको इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सो रिक्वेस्ट अगेन कि टाइम का ध्यान रखें। दूसरा, अगर कोई स्टे करने वाला है, हमारे पास स्टे का अरेंजमेंट है, नाइट
नाइट के लिए। तो जो स्टे करना चाहते हैं, अभी हम इस सेशन के बाद एक फॉर टीचर ट्रेनिंग सेकेंडरी का और प्री प्राइमरी का मेरे पास चार्ज है। मेरे कलीग हैं, मेरे फ्रेंड अरविंद ठाकुर जी। हम दोनों टीचर ट्रेनिंग का काम देखते हैं, एलिमेंट्री का और सेकेंडरी का। तो हम दोनों यहीं पे, आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अरविंद जी से कर सकते हैं, अपने रिसोर्स पर्सन से आप अपनी बात कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैं जनरल सी आप लोगों के साथ ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता था। बाकी जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है वो तो डिटेल में हमारे रिसोर्स पर्सन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, डेली का जो हमारा मॉड्यूल रहेगा। ठीक है जी, तो आपकी कोई क्वेरी है अभी इस वक्त तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू द मॉड्यूल। हाँ, वो जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है तो हम एक फॉर्मेट भेजेंगे, उसमें आप अपनी कंसेंट दे दें, रहने की कंसेंट अरेंजमेंट। हमारे इस सेशन के रिसोर्स पर्सन श्री देसराज जी से, देसराज जी लैंग्वेज टीचर हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल करोड़ी, अंडर कम्प्लेक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यानी में कार्यरत हैं। देसराज जी काफ़ी अनुभवी अध्यापक हैं और समग्र शिक्षा अभियान में काफ़ी ज़्यादा इनका अनुभव रहा है। काफ़ी समय तक इन्होंने हमारे साथ काम किया है, चाहे वो FLN की बात हो, जब ये JPT थे उस टाइम से लेकर के अभी जब ये भाषा अध्यापक के पद पे पदोन्नत हुए हैं, उसके बाद आई थिंक जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन की बात है, ये इन्होंने अंग्रेजी में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आई थिंक हिंदी में भी कर रखी है, और बाकी पता नहीं क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इनके पास हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव इनका है, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में है। तो हम आभारी हैं कि इनकी सेवाएं हमें, हम सभी को जो है वो एज ए रिसोर्स पर्सन मिल रही हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री देसराज जी, सो कम ऑन टू द स्टेज एंड स्टार्ट योर सेशन प्लीज़। थैंक यू सर। 5 दिवसीय इस कार्यशाला में उपस्थित समस्त भाषा अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा नमन। जैसा कि आपको विदित है कि ओंकार सर ने बता दिया है कि ये जो 5 दिवसीय हिंदी कार्यशाला आज से 11 तक रहेगी, इसमें जो हमें मॉड्यूल दिए गए हैं, हमें उस मॉड्यूल के हिसाब से ही कार्य करना पड़ेगा। हमारे 5 दिनों में 20 सेशन होंगे और 20 सेशन को अलग अलग स्रोत व्यक्ति जो हैं वो आपके बीच आएंगे। और इस तरह जैसे आज का जो आपको मॉड्यूल बता दिया सर ने, तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भाषा, अगर मैं माइक ऑफ कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मुझे माइक से बहुत दिक्कत होती है। तो इस मॉड्यूल का जो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भाषा। सुनाई दे रहा है? ऐसे रखो ना, ऑन करके रखो। विदित है, आप सबने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और आप में से बहुत ज़्यादा सभी अध्यापक बहुत कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानते होंगे। लेकिन ये जो विषय दिया गया है इसमें भाषा को भी जोड़ा गया है, क्योंकि मुझे जो टॉपिक दिया गया है उसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भाषा। तो आप जानते हैं कि शिक्षा नीतियों का आपने इतिहास पढ़ा होगा कि 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। श्री दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग बना था 1964 से 66 तक। तो उसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। और इस शिक्षा नीति को, इसमें पहली बार हुआ था कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया गया था। इससे पहले शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय नहीं था शिक्षा।
और जो हमारी भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये बने थे और इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया गया था। इसके बाद इसी शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था, जो भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। और माध्यमिक स्तर तक त्रिभाषा सूत्र जो था इसमें अपनाने की सिफारिश की गई थी। इसी शिक्षा नीति में केंद्रीय बजट का 6% जो था वो शिक्षा पर व्यय करने के लिए सिफारिश की गई थी। तो ये थी हमारी जो कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में बनी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पता होगा कि 1986 में बनी थी और इसको फिर संशोधित किया गया था 1992 में। तो इसमें इक्वलिटी की बात की गई थी कि समानता जो है वो शिक्षा में समानता अर्थात समान अवसर जो हैं वो बच्चों को दिए जाएंगे। जो एक आप जानते हैं, एक तो होता है इक्वलिटी, दूसरा होता है इक्विटी, है ना। तो समानता और समता शब्द आपने संविधान की प्रस्तावना में पढ़े होंगे कि इक्वलिटी अलग चीज़ है और इक्विटी अलग है ना, समता में। तो इसमें समता पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। जो हमें जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर उस समय तक यानी 34 वर्षों के अंतराल तक हम उस समता को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो इसी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसमें स्त्रियों, अनुसूचित जाति, जनजाति को समान शैक्षिक अवसर देने की बात कही गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इससे पहले जो हमारे विद्यालय थे वो आपको पता है पेड़ों के नीचे चलते थे मैक्सिमम, और इसमें पहली बार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो थी स्थापना की गई थी कि प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें बच्चों के लिए एक शुरुआती तौर पर एक विद्यालय जैसा कि एक ही कमरा हो, ब्लैक बोर्ड हो, है ना, चौक झाड़न वगैरह जो जरूरी मूलभूत चीज़ें थी वो विद्यालय को मुहैया करवाने की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई है। इसके साथ इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हो गए और पत्राचार विश्वविद्यालय, इनका भी पाठ्यक्रम बनाया गया और इनकी भी स्थापना इसमें की गई। वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को दी जाएगी। और अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनका आयोजन, जैसे हम देखते हैं कि ये AIE, JEE और SLE जो ये परीक्षाएं होती है राष्ट्रीय स्तर के, उनका आयोजन इस शिक्षा नीति के अंतर्गत किए गए। उसके बाद 2020 की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 34 वर्षों के अंतराल के बाद ये बनी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी शिक्षा व्यवस्था में कई कमियां रही हैं जिसके कारण अनेक शिक्षाविदों को, और आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, टीचर थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, विद्वान जितने भी थे विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न विभागों में और पंचायतों तक के सुझाव इस शिक्षा नीति में लिए गए हैं कि क्या होना चाहिए। अभी हमें इस शिक्षा नीति को जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी है, मैंने भी अभी तक फिलहाल 125-26 पेज पढ़े इसके जो मेरे विषय से संबंधित थे, उसी को मैंने उसके मेन जो पॉइंट है वो लिखे हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे तो हमारे काफ़ी ज़्यादा संशय अभी तक भी इसमें ये लिखा है तो ये कैसे होगा, लेकिन वो होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस शिक्षा नीति को अपनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो अभी शुरुआत है। तो इसके जो लक्ष्य थे, तो इसका ये था पहला लक्ष्य कि एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। हम जानते हैं कि अभी पूरा विश्व जो है एक परिवार की भांति है ना, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो एक परिवार की तरह कार्य कर रहा है। हम एक देश से बहुत कुछ सीख रहे हैं, एक आपस में बहुत संवाद हो रहा है, तो एक दूसरे की तकनीकों को, शिक्षा व्यवस्था को अपनाना पड़ रहा है।
अगर हम उसको अपनाएंगे नहीं तो हमारा विकास जो है वो रुक जाएगा, है ना। हम परंपरागत जो पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे, हम कई बार नई बातों का खंडन करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, पहनावा ऐसा नहीं है ना, आप करते ना, लेकिन हम कहीं ना कहीं फिर पिछड़ जाएंगे। तो इसका एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए इसको लागू किया गया है, इसका लक्ष्य था। और भारत के किसी भी छोर पर, किसी भी जगह, भले वो कि कहीं पर धाराओं पर रह रहे हैं, गांवों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं लोग, और उन बच्चों तक 18 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को मूल्य आधारित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। पहले लिखते थे ना हम कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। अब ये 3 से 18 हो गए हैं। शायद सबको पता होगा कि अभी प्री प्राइमरी स्टार्ट हो गई और 3 वर्ष से के बच्चों को स्कूल में हम उसका नामांकन कर लेते हैं। तो 18 वर्ष तक जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा का प्रावधान है वो कानूनी जो हमारा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जिसको बोलते हैं, उसमें इसको शामिल किए गए हैं। और आपको पता होगा कि भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाया गया था एक सतत विकास एजेंडा। हम नाम सुनते थे, हमें भी नया नया लगता था कि सतत विकास एजेंडा क्या है। तो उसके अनुसार 2030 तक सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था, जो सतत विकास एजेंडा था। तो इसमें वो टारगेट जो था वो 2030 तक रखा गया था। और इसका जो अगला लक्ष्य था वो जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराना। कि अगर कोई बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको अगर याद आता है 2-4 साल के बाद कि मैं किसी मुसीबत के कारण, किसी विपदा के कारण, किसी कोई भी परेशानी के कारण अपनी शिक्षा को छोड़ चुका हूँ, तो वो आगे वो शिक्षा को जारी रख सकता, उसे उसी कक्षा में दोबारा नामांकित नहीं होना पड़ेगा ना। आपने सुना होगा कि जो ग्रेजुएशन अभी 4 साल की होगी और पहले साल बच्चा पास कर लेता है, सेकेंड ईयर वो ड्रॉप कर देता है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र। 2 साल की वो अगर पढ़ाई पूरी कर लेता है उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है उसको डिग्री मिलेगी, और 4 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है उसको शोध के साथ डिग्री मिलेगी। तो पहले ऐसा होता था कि अगर हम कॉलेज में पढ़ाई फर्स्ट या सेकेंड ईयर में छोड़ देते थे तो हमें कुछ नहीं मिलता था। हमें दोबारा 5-7 साल के बाद अगर हमें याद आता है कि हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए तो हम दोबारा वही प्रथम कक्षा में, उस प्रथम ईयर में जो भी पहला साल होता है उसमें हमें एडमिट होना पड़ता था। तो ये जीवन पर्यंत शिक्षा को जारी रखने का इसमें एक लक्ष्य रखा गया था। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, इसके मुख्य बिंदुओं की मैं बात करूंगा। तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली थी। और ये शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति का इसने स्थान लिया है, और 34 वर्ष बाद ये नई शिक्षा नीति जो है वो लागू हुई है। और इसके अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख जो थे के कस्तूरीरंगन, इनकी अध्यक्षता वाले पैनल ने इसको तैयार किया, इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। और सबसे बड़ी बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। आपको पता होगा कि 1985 से पहले जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उससे पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी जी द्वारा इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको हम MHRD है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, वो रखा गया था। और अब इस शिक्षा नीति के लागू होने से इसका नाम फिर शिक्षा मंत्रालय, और जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं उनका नाम भी अब शिक्षा मंत्री ही हो गया है। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक होगा, रेगुलेटरी कमीशन बनेगा उच्च शिक्षा के लिए, हायर कमीशन एजुकेशन के लिए। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की इसमें सिफारिश की गई है। अभी हमें कुछ लगता है कि अभी ये लागू नहीं हो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग स्टेज है और 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि शिक्षा नीति को पूरे भारतवर्ष में लागू करना है।
इसमें मातृभाषा को बढ़ावा देने पर बहुत बल दिया गया है। हम कई बार सोचते हैं जैसे मातृभाषा, हम किस भाषा को मातृभाषा समझें, ठीक है, तो वैसे हम माँ की भाषा को ही समझते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस माँ की भाषा में, उस क्षेत्रीय भाषा में, उस स्थानीय भाषा में, उस गांव की भाषा में शिक्षा देने का इसमें जो है बहुत बल दिया गया है। इसके बारे में हम विस्तृत आगे बात करेंगे। दूसरा है कि इसमें कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, कि 5वीं कक्षा तक। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सरकारी स्कूलों या सरकारी विद्यालयों के बच्चों पर के लिए ही लागू होगा, वो प्राइवेट के लिए भी यही प्रावधान है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर होगा, कि संस्कृत जो है उसको भी एक विकल्प के ऑप्शनल उसको रखा जाएगा, कि अगर वो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा। भारतीय संकेत भाषा जो साइन लैंग्वेज है ना, जो हम जानते हैं कि जो मूक बधिर या दिव्यांग बच्चे उनके लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी अगर हमारे स्थानीय स्तर पर कोई साइन लैंग्वेज है तो उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, और उसको भी उसकी जो स्क्रिप्ट है, उसकी जो लिपि है, उसको लिपिबद्ध किया जाएगा। और देश भर के जो मूकबधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। इसका करिकुलम और सिलेबस जो है वो तैयार किया जाएगा। पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी। ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट जो है वो अलग से बनाया जाएगा। दूसरा ये इसमें मुख्य बात कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, ठीक है, ये जो GR जो है इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक, मतलब कि जो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं 18 वर्ष से कम, उनको 100% उनका नामांकन स्कूलों में करवाना है। अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी ड्रॉप आउट की लिस्टें मांगी जा रही हैं, और एक और अभियान चला है, बहुत हमारे साक्षरता अभियान रहे हैं, है ना, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षर भारत, और अभी NILP चला है ना। तो परसों चौथी हम स्कूल का डाटा वो जो डाक मंगाई थी, आई डोंट नो, मेरे पास चार्ज नहीं है, तो वो हमारे हेडमास्टर सलाह कर रहे थे कि इसको कैसे हम ट्रेस आउट करें, क्योंकि हम सभी बाहर के हैं, ठीक, उस स्कूल में। तो जब मैंने वो एडमिशन और विड्रॉल रजिस्टर बच्चों को, सभी बच्चों को इकट्ठा कर दिया, और उसमें हमने देखी कि 18 वर्ष से कम कितने बच्चों की आयु है इसमें, मतलब 2014 की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, उसके ऊपर हमने वो नाम अनाउंस करने शुरू कर दिए, और उसमें 14 बच्चे ऐसे निकले जो इनके 8वीं तो पास आउट हो गए, लेकिन 9वीं 10वीं वो आगे उन्होंने पास नहीं की। तो बोलने का मतलब है कि जो ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है, जिसका टारगेट पहले भी रखा गया था और आज भी इस नई शिक्षा नीति 2020 में 2030 तक के लिए इसको निर्धारित किया गया है कि 100% सकल नामांकन जो है वो विद्यालयों में बच्चों का करवाया जाएगा। और वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य इसमें रखा गया है, कि माध्यमिक स्तर तक सबके लिए शिक्षा जो है वो कंपल्सरी की गई है। इसी शिक्षा नीति में नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की बात कही गई है, कि शिक्षा से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल करने की योजना है, जो इसका NILP द्वारा चला हुआ है। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये जो है संचालित की जा रही है योजनाएं। स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और शिक्षा केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि पहले हमारे स्कूलों को जो अनुदान आते थे, कितने कम आते थे, अभी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और उसमें हमें ये लगता था कि इससे हम स्टेशनरी खरीदें या विद्यालय का कोई कार्य करें, बिल्डिंग को रिपेयर करें, पेंट करवाएं, या बच्चों के लिए कोई ज़रूरी चीज़ों का जो
वस्तुएं विद्यालय में जरूर चाहिए उनको खरीदा जाए। तो जैसे सर बात कर रहे थे FLN की, है ना, तो हर प्राइमरी स्कूल को अभी 300 रुपये पर बच्चा FLN का मटेरियल आता है, पैसा आता है। और उससे जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए मटेरियल टीचर खरीदते हैं और उससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उससे बच्चों को अनेक प्रकार की क्रियाएं गतिविधियां करवाई जाती हैं जिससे वो खेल में। बात आपको पता होगी कि स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। पहले जो स्कूल का हमारा ढांचा 10 जमा 2 का था, इसकी जगह 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 का नया पाठ्यक्रम ढांचा लागू किया गया है। अर्थात ये ढांचा जो है कि 3 से 8 बच्चे जाएंगे, दूसरे में हमारे 8 से 11। आपको मैंने आपको बताइए 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो है वो भाषा या जो भी कहें, तो इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे कवर होंगे। पहले 3 वर्ष बच्चे आंगनबाड़ी या और बाकी बच्चे नेक्स्ट सभी स्कूलों में तो प्री स्कूल में ही पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। और अगले 2 वर्ष जो होंगे स्कूल में कक्षा 1 व 2 में वो बच्चे पढ़ेंगे। ये होगी हमारी बाल वाटिका या फाउंडेशन स्टेज। 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो कवर होंगे और कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे जो हैं ये शिक्षा लेंगे। अगली स्टेज है मिडिल स्टेज। यहाँ 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे कवर होंगे और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। और लास्ट है सेकेंडरी स्टेज। ये 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे कवर होंगे और कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा लेंगे। पहले हम देखते थे कि ये टीचर वो 9वीं से 12वीं तक जाएंगे और बहुत ज़्यादा विरोध इस चीज़ का उन्होंने किया था, आपने देखा होगा। फिर बाद में उन्होंने उनको गवर्नमेंट को मानना पड़ा। इस समय जो भी टीचर भर्ती होंगे उनको भी टैट की अनिवार्यता लागू होगी उन पर भी। पहले मिडिल तक था कि जो मिडिल तक पढ़ाएंगे उनको टैट जरूरी है, लेकिन अब जो +2 तक टीचर पढ़ाएंगे उनको अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसको कहते हैं हम, उसकी अनिवार्यता होगी। इसमें बोर्ड परीक्षाओं में एक बदलाव की है कि अब 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो थोड़ी आसान हो जाएंगी। इसमें परीक्षाएं 2 बार कराने और ऑब्जेक्टिव या MCQ हम जो भी कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और व्याख्यात्मक 2 भागों में कराने का इसमें सुझाव दिए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 में। 2 भागों, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। देखो कि 1 क्यों किया जा रहा है और लागू क्यों किया जा रहा है। अभी 1 किया है तो इसको लागू भी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो गाइडलाइन है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कई बार होता है ना कि हम सरकार भी और हम भी किसी रूल को शुरू में फॉलो नहीं करते, हम ऐसा नहीं, हमें ठीक नहीं लग रहा है, और लेकिन बाद में जब वो सेंटर से, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा जो है संप्रति सूची का विषय है, ठीक है। स्टेट भी अपने जो नियम है वो बना सकती है और सेंटर भी मानना पड़ता है और उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको नकार नहीं सकता स्टेट की हमने ये नहीं करना है। अच्छा, उसमें विद्यार्थियों द्वारा रटे हुए सवालों पर बोर्ड परीक्षा का दारोमदार अब नहीं होगा। एग्जाम सिस्टम था, हम जिस तरह के पेपर देते थे, आप देखते हैं कॉलेज पर भी हमें 20-20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते थे, है ना। हम पेज फोल्ड कर लेते हैं कि 8 पेज में हमने ये क्वेश्चन करना है, लेकिन अब वहाँ भी बड़ा उसको सरल बना दिया गया है। वहाँ पर भी छोटे छोटे प्रश्न, है ना, जिसको करने में विद्यार्थियों को आसानी हो रही है। और जैसे कोई भी भर्ती के लिए नामांकन परीक्षा, जैसे OMR सीट पर भी प्रश्न हो रहे हैं। अभी कोरोना काल में अनेक विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हुई हैं वो OMR सीट पर हुई है। हुआ है इस B.Ed कोर्स का, तो जो विद्यार्थी 12वीं के बाद B.Ed करना चाहते हैं वो अब 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स होगा। यानी कि 12वीं के बाद 4 साल की शिक्षा स्नातक कहें हम या B.Ed कहें वो होगी। और जो स्नातक के बाद करेंगे ग्रेजुएशन के बाद उनकी 2 साल की होगी। और जो परास्नातक के बाद करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उनकी B.Ed 1 साल की होगी। इस नई शिक्षा नीति में ये भी प्रावधान किए गए हैं।
शैक्षिक ढांचा जो है उसको बदला गया है। एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। जो FLN का बात कर रहे थे सर, तो FLN जो है वो 2025 तक जो बुनियादी क्या कहें हम बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान जो प्राप्त करना है बच्चों को कक्षा 3 तक होता है ये। तो इसमें 2025 तक तीसरी कक्षा तक विद्यार्थियों को ये जो FLN है वो आना चाहिए। मतलब जमा घटाना गुणा भाग जो भी मेन इसके मुख्य रहता है हिसाब में, गणित में, है ना, भाषा में बच्चा बोल कर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, है ना, हिंदी वाक्यों के रूप में लिख सके, पढ़ सके। तो इस तरह के जो FLN के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 2025 तक का इसका टारगेट दिए गया है। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार के लिए 21वीं सदी के प्रमुख कौशल जो भी हैं, व्यवहारिक कौशल, उसको विद्यार्थियों का समग्र विकास करने पर बल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने का विकल्प इसमें दिया गया है ना, कि कोई कॉमर्स का, वाणिज्य का विद्यार्थी है, अगर वो मानविकी का कोई विषय पढ़ना चाहता है ना, या वो विज्ञान का कोई विषय पढ़ना चाहता है, ज्योग्राफी के साथ बच्चा संस्कृत पढ़ना चाहता है, तो उसको ये विकल्प हैं। आप देखते हो कि अभी वो हमारा एकेडमिक बैंक बन रहा है ना, वो डिजी लॉकर पर है, किसी को जानकारी? ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो जो जैसे हम मान लिया मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एक आधार से लिंक है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मेरे फ़ोन में बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें वही बात आई कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जिसने 1 साल की परीक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, तो 1 साल में उसका जो भी प्रदर्शन रहा है परीक्षा में, वो उसके नंबर जस्ट लाइक एक बैंक, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, वैसे ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तैयार की गए है। तो उसमें जो हमारे अंक होंगे, मतलब वो पैसे, ठीक है, जो हमने कमाए हैं 1 साल में, वो उसमें सेव हो जाएंगे। हमें सर्टिफिकेट तो मिल गया, और 2-4 साल के बाद मैंने डिप्लोमा भी कर लिया, तो वो भी उसके मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे। डिग्री कर ली उसके भी, पोस्ट के उसमें अगली पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, MPhil कर ली, PhD डिजाइन मैटर जो उसमें किया, वो सब उसके क्रेडिट बैंक में सेविंग अकाउंट में उसके जमा होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का इसमें, और दूसरा कि पसंदीदा विषय चुनने का विकल्प है। अब ये नहीं कि विज्ञान का विद्यार्थी कला संकाय का कोई विषय पढ़ नहीं सकता। अगर मेरी फिजिक्स में रुचि है और केमिस्ट्री मुझे अच्छी नहीं लगती, मैंने नहीं पढ़ना है, और मेरी हिंदी में रुचि है या भूगोल में है, राजनीति शास्त्र में है, तो मैं उन विषयों को पढ़ सकता हूँ। कला एवं विज्ञान के बीच ठीक है, और पाठ्यक्रम और पाठ्य गतिविधियां जो भी होती है, पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी। टीचर जैसे मर्जी वैसे पढ़ा सकता उसको। इस स्थिति में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को जो कक्षा 10 तक संचालित है, उसको 12वीं तक लागू किए गए हैं। लागू करने को उसको सुझाव दिए गए कि उसको 12वीं तक वो बच्चियाँ एडमिशन ले सकेंगे उसमें। इसमें समान और समावेशी शिक्षा, है ना, कि इक्वल और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही गई है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वंचित समूहों को अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिए गए हैं। बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना की जाएगी इसमें, ठीक है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान शिक्षा नीति में किए गए हैं। शिक्षक भर्ती को प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के लिए
अनेक इसमें जैसे मैंने बता दिया कि 1 से 12 तक अब टैट होगा। पदोन्नति जो होगी टीचर्स की वो कार्य प्रदर्शन के आकलन के हिसाब से उसका जो प्रदर्शन होगा। बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों एवं प्रोफेशनल शिक्षक समुदाय की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। और इसमें एक और बात जोड़ी गई, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के गठन का प्रावधान किया गया है कि स्कूल के स्टैंडर्ड के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा हर स्टेट में। और उच्चतर शिक्षा जो है हायर एजुकेशन में वर्ष 2018 के जो 26.3 के सकल नामांकन अनुपात था उसको बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब ये कि 2018 तक जो हमारा हायर एजुकेशन का GER था, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, वो टारगेट था गवर्नमेंट का 26.3। अब उस 26.3 को 2035 तक 50% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अंडर ग्रेजुएट शिक्षा के कोर्स को 3 वर्ष से 4 वर्ष का करने का प्रावधान मैंने आपको बता दिया। वैसे तो 3 साल की डिग्री हो जाएगी, लेकिन रिसर्च के साथ, शोध के साथ जो डिग्री होगी वो 4 साल की होगी। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। महाविद्यालयों की संबद्धता, सबसे बड़ी बात कि महाविद्यालय जो हम देखते हैं ना कि जैसे यूनिवर्सिटी हमने A ग्रेड, B ग्रेड, A+, जो भी है हम पढ़ते हैं, तो अब महाविद्यालयों की भी रैंकिंग हो रही है और महाविद्यालयों को भी धीरे धीरे करके 15 वर्षों में ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया जाएगा। यानी कि अपने आप में वो क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय हो जाएगा। स्वायत्त संस्थाएं बना दी जाएंगे महाविद्यालय। और शोध को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए SC, ST, OBC और अन्य श्रेणियों के लिए उनकी योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। और छात्रवृत्ति के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक तैयार की गई। शायद जिनके पास चार्ज होंगे स्कूल के वो है ना ऑनलाइन भर रहे होंगे। ये जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल जो है वो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही एक भाग है। प्रौढ़ शिक्षा में 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति का इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 100% युवा जो है वो उनको साक्षर किया जाएगा। शिक्षा का वित्त पोषण के लिए GDP का 6% निवेश जो है वो वर्तमान में ये जो 4.43 है, 4.43 है, इसको 6% इसमें रखा गया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा NETF। और इससे शिक्षण प्रशिक्षण के साथ अध्ययन व आकलन में तकनीक अहम हिस्सा निभाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए ई सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। ई सामग्री सभी समझते हैं। ई सामग्री को हमारा परिभाषित करने चाहिए तो क्या बोल सकते हैं ई सामग्री को? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक है ना कंटेंट। मैंने बोला कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी हमने ई कंटेंट जो है वो तैयार मिलेगा। और अब इसका जो इसके साथ जो मेरे को टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और भाषा। अब मैं करूँगा भाषा की बात, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। रात को 1 बजे कोई भाषा का जो उसमें टॉपिक था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसको मुझे पूरा पढ़ना पड़ा। फिर उसमें से जो भी पॉइंट थे उसको मुझे छांटना पड़ा कि भाषा के संदर्भ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है। तो शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर भाषा का अलग अलग महत्व है, सभी जानते हैं। भाषा ही विभिन्न हमारे विषयों को के अध्ययन और अध्यापन का महत्वपूर्ण साधन है। बिना भाषा कोई भी हो, उसी में हम कोई भी टीचिंग या लर्निंग का जो भी काम करेंगे किसी भी भाषा में करेंगे। और ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों को हम भाषा द्वारा ही पढ़ते हैं और सीखते हैं।
अतः विद्यालय शिक्षा में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है और उसके जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं ना। प्राइमरी, अपर प्राइमरी जो भी हम बात करें +2 तक, तो अलग अलग होते हैं। और भाषा को हम मातृभाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं। और हिंदी का जो प्रयोग करते हैं हम भाषा के, इसको राजभाषा के रूप में किया जा सकता है अगर हिंदी भाषा अध्यापक अध्यापिका इसमें रुचि लें तो। मैं भी वैसे अंग्रेजी का अध्यापक रहा हूँ कई साल, अब मैं सीख रहा हूँ। और शायद सबसे कम जो कार्यकाल होगा हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में, तो सबसे कम यहाँ जो भी बैठे मेरा होगा, मेरे को 10 महीने हुए, ठीक है। तो जितना आप तो ज्ञान के भंडार हैं, ठीक है, आपको बहुत समय हो गया, मैं अभी सीख रहा हूँ। पढ़ी है हिंदी, पर पढ़ने और पढ़ाने में बहुत फर्क है। पढ़ाया भी मैंने, पर लेकिन जो मेरा स्तर था, है ना, कई साल मैंने +1 को पढ़ाया उसके प्राइवेट स्कूलों में, उसके बाद मैंने प्राइमरी को पढ़ाया 9 साल, उसके बाद अब 6ठी से 10वीं मेरे लिए नया अनुभव है। और जो चीज़ें हम वहाँ पर लागू कर सकते हैं प्राइमरी में, जिस तरह पढ़ा सकते हैं, शायद उसमें मुझे भी कि बड़ी मुश्किलें आ रही हैं कि बच्चे 8वीं 9वीं के बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आ रही है ना, वो क्योंकि ये सभी भली भांति जानते हैं। और मैं तो यही आशा करूँगा कि आप जितने भी शिक्षाविद यहाँ पर पधारे हैं, है ना, किसी के पास कोई अच्छी इनोवेशन हो, अच्छे आइडियाज़ हो, उनके पास विचार हों, जिससे हम अपने शिक्षण को और प्रभावशाली बना सकते हैं, तो उनका मैं स्वागत करूंगा, धन्यवाद भी करूंगा अपनी ओर से भी, सबकी ओर से, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सीखने को हर किसी से मिलता है। शायद जो मेरी टीचिंग स्ट्रेटेजी होगी वो आपकी नहीं होगी, और जो आपको आता है वो मुझे नहीं आता है, क्योंकि अधिगम जो है ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते ही रहेंगे। और जब तक हम शिक्षक हैं उस समय तक हमें विद्यार्थी भी बनना ही पड़ेगा। अगर हम विद्यार्थी नहीं बनेंगे तो हम अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। हमारे वहाँ जो वर्कशॉप चली हुई थी यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में, तो जो हमारे पुराने SPD थे, शिक्षक क्या नाम था ना, राजेश सिंह का नाम था ना, वो अभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, है ना। तो उन्होंने सबसे अच्छी बात की कि हाँ मैं बहुत बड़ा बोर महसूस कर रहा हूँ IAS में। मैं सबसे पहले टीचर लगा था TGT, और 5 सितंबर को ही लगा था टीचर डे के। फिर पेरेंट्स का प्रेशर, सबका रिश्तेदारों के लिए आप तो कर सकता है, तो UPSC की तैयारी करें, ऐसा वैसा, है ना, करना पड़ा होता है। मैंने वो बोल रहे थे कि मैंने समग्र शिक्षा में जो जब वो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने जो कुछ सोचा था उसको जब लागू करने का समय आया तो मेरी ट्रांसफर यहाँ से यूनिवर्सिटी हो गई। अब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय मेरे लिए नया है एक बार। तो आप टीचर हैं, आप जो सोचेंगे, आपके मन में जो है बच्चों की बेहतरी के लिए करने के लिए आप कर सकते हैं। आपका सिर्फ विद्यालय चेंज हो सकता है, आपका प्रोफेशन चेंज नहीं होगा। अगर मैंने कुछ इसको जहां मैं हूं वहां इंप्लीमेंट करना चाहता हूं कि अपनी जो भी मेरी इच्छाएं हैं वहां नहीं कर सकता, तो अगर मेरी कहीं पर ट्रांसफर हो जाती है तो मैं वहां तो कर सकता हूं ना, क्यों मैं रहूंगा तो टीचर ही। दूसरी बात उन्होंने सबसे बड़ी कही कि भले ही मैं IAS हूं, लेकिन जब मैं पढ़ाई से छोड़ दी थी, तो मुझे लगा कि मैं तो शून्य हो गया। और अब एक सब्जेक्ट में PhD की, अब दूसरे में बोलता मैंने शुरू कर दी है, क्योंकि आज नहीं तो कल जब पेपर आएंगे उस बहाने से तो पढ़ेंगे। और मैं अपनी बात बताऊं कि जब मैं 12, इससे पहले मेरा ये शिक्षा विभाग जो है मेरा 6ठा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर का है, इससे पहले 5 विभाग में सरकारी बदल चुका हूँ। तो जब मैं इंग्लिश से अनटच हो गया तो मेरे हालात ऐसे हुए कि एक एप्लीकेशन लिखनी होगी तो 10 बार मेरे को रफ लिखनी पड़ेगी। खुद फील होता है कि मैं कुछ भी जुड़े इंग्लिश में, क्यों अनटच हो गया हूँ, मेरा संपर्क ही नहीं रहा उससे। मेरा संपर्क कितना रहा जितना मैं प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाता था, बस वहीं तक, क्योंकि ध्यान उन्हीं बच्चों में और उसी सिलेबस में उनको कैसे बेहतर करना, क्योंकि मेरा ध्यान 5वीं तक रहेगा, बड़ी कक्षाओं को तो मैंने पढ़ाना नहीं है।
और अपनी स्पेलिंग भी मैक्सिमम भूल गए हैं। वही हिंदी का मेरा वही हाल था। ठीक है, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो 5वीं तक जो था वही, अब वो नए सिरे से फिर सीख रहा हूँ, रिकैप्चुलेट हो रहा मुझे वो, जब मैं 6ठी से 10वीं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं ये भी पढ़ा था, कभी ग्रेजुएशन में पढ़ा था, है ना, प्राइमरी में पढ़ा था, या हमने स्कूल में पढ़ा था, सीनियर सेकेंडरी में, तो वो तो और उसके साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी है, क्योंकि सीख रहे जब पेपर लगते हैं तब तो याद आती कि नहीं, पढ़ लेते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, टीचर कुछ भी पढ़ो, कुछ भी, कोई भी साहित्य पढ़ो, किसी भी भाषा का, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे दोस्तों का ग्रुप था और हम छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करते थे। ये मात्र छोटी होती है, बड़ी होती है, और कई बार उस फोन में फ़ोन भी नहीं होते थे। और रिंकू भाई को पता कि मेरा कमरा कितना सा था, जिस कुटिया में मैंने 21 साल गुजारे, तो बहुत लड़ाई होती, बहुत द्वंद होता है, बहस होती थी, कुछ में चिड़ होता था, नहीं होता है, तो बहुत कई बार मैंने, और मैं बोलता कि नहीं यार मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, आपको ज़्यादा पता है, और लास्ट में मुझे ये होता कि मैं गलत हूँ और ये सही है, कहाँ क्या होता है, कहाँ कौन सी मात्रा लगती है ना। वर्तनियों पर ही बहुत ज़्यादा हमारी डिस्कस दोस्तों में होती थी। तो बोलने का मतलब ये, जब हम शिक्षा से शिक्षक खुद विद्यार्थी ना रहेंगे तो हम अच्छे शिक्षक भी नहीं बन पाएंगे। इसमें विद्यालय शिक्षा में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान जो है उसकी बात की गई है, और विद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में आपको बता दिया है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या कहती है, वो बोलती है कि विद्यार्थी घर की भाषा मातृभाषा में बहुत तीव्र गति से सीखता है, इसलिए मातृभाषा ही बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अब करते हैं मातृभाषा की बात। अब मैं हूँ बरमौर का, ठीक है, अब मैं पांगी में चला जाऊँगा, अपनी गद्याली तो मुझे आती है, चंबियाली मेरी टच में, मैं कांगड़ी बोल लेता हूँ, मैं पंजाबी बोल लेता हूँ, मैं बात, लेकिन मेरे को पांगी की भाषा पंगवाली जो वो नहीं आती है ना, चुरा की चुराई नहीं आती। अब इसको हम किस दर में देखें, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ, क्योंकि वन वे हो रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे। जवाब भी दो सर, मैडम जी जवाब भी दिया करो, क्योंकि मैं बोलता जा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये जो हमें भी गर्म करो। मातृभाषा, हम बार बार सुनते शब्द मातृभाषा में शिक्षा, हम किस भाषा को मातृभाषा समझे? जब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो हमारे है ना 22 भाषाएं हैं ना, बड़ी मांग उठती है स्थानीय हमारी पहाड़ी को भी है ना राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। मैं कई बार बड़ा सोचता हूँ, बड़ा खिन होता हूँ कि यार हम किस भाषा को पहाड़ी भाषा बोले, है ना। यहाँ पर राकेश जी विद्वान बैठे हुए, हिंदी साहित्य के कवि हैं हमारे, ठीक है, और इन्होंने अपना तो पाला छुड़ा दिया शिमला से, और हमारा हमारा है ना हमें तो खेल दिया वहाँ। तो इनको ज़्यादा नॉलेज की भाषा के विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी तो ये क्योंकि कवि लोग और साहित्यकार की जो पकड़ होती है भाषा पर, वो हमारी नहीं थी। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, है ना, सीख रहा हूँ अभी। तो बोलने का मतलब कि राकेश जी किस भाषा को हम पहाड़ी हिंदी कहें, पहाड़ी भाषा, क्योंकि बड़ी बड़ी मांग समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं कि पहाड़ी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा। क्या मैं कांगड़ी को, मंडियारी को, मुसहरी जो भी है कैलोरी, किस भाषा को मैं पहाड़ी भाषा बोलूँ? कंफ्यूजन है ना, सबको है कि मुझे ही है। अगर पहाड़ी भाषा में कोई, मान लिया मैं चंबियाली को पहाड़ी मान लेता हूँ, कांगड़ी को मान लेता हूँ, ठीक है, मैं तो वहाँ कुछ जाना तो वहाँ से जाना, जो कुछ है उस भाषा में लिख देता हूँ, लेकिन क्या वो हम सबकी समझ आएगी वो भाषा, है ना। मैं अपनी गद्दी में लिख देता हूँ बरमौर की, है ना, जो भी है, चंबियाड़ी में लिख देता हूँ, इतने उतने जो भी लिखना है, ठीक है, तो क्या सबके लिए वो सूटेबल रहेगी? पढ़ा पाएगा टीचर? नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसका जो अर्थ दिया गया है वो स्थानीय भाषा, पहले स्थानीय भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा, बोली। देखो ना, अब बोली और भाषा में आपको, अब मैं विद्यार्थी हूँ, मैं शिक्षक नहीं हूँ, ठीक है, देखो 10 महीने हुए पढ़ते हुए, ठीक है, और आपको पढ़ाते हुए काफी समय हो गया, तो बोली और भाषा में हम अंतर समझते हैं ना। लेकिन जो नए हमारे साहित्यकार हैं या भाषा के विद्वान हैं, वो बोली और भाषा में कोई अंतर नहीं समझते।
उनके लिए बोली और भाषा में कोई अंतर नहीं है। कंफ्यूज नहीं है कि हम मातृभाषा कहें किसको। तो जहाँ पर मान लिया मैं चंबा का हूँ, चंबा की बोली मुझे आती है, मैं चंबयाली का ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में यूज करूँगा प्राथमिक स्तर तक। ये सिर्फ ये नहीं है कि उस स्थानीय भाषा का, उस मातृभाषा का, उस क्षेत्रीय भाषा का जो प्रयोग है कक्षा में सिर्फ सरकारी विद्यालयों को ही करना पड़ेगा, ये प्राइवेट पर भी लागू है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम तो होना ही चाहिए। इसके बाद हिंदी भाषा को जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक, और शिक्षा का माध्यम घर की भाषा ही हो। लोकल चुनाव में लोकल टीचर कक्षा 5 तक अवेलेबल है ना। चंबा में चंबियाली बोलने वाले भी होंगे, ठीक है, तो उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, उसमें बच्चा जल्दी सीखेगा। दूसरी इसमें बात की गई है कि अगर मातृभाषा, मान लिया मैं उन बच्चों की मातृभाषा नहीं समझता है ना, तो वहाँ की शायद क्षेत्रीय भाषा तो मैं समझता हूँ या बोल भी सकता हूँ, और फिर क्षेत्रीय और दूसरी हमारे स्थानीय भाषा हमारी फिर हिंदी आ जाती है। क्षेत्र की, क्षेत्र मतलब प्रांत है ना, तो हमारी हिंदी है, तो हिंदी से तो हमें सिखाना ही पड़ेगा, दिया जाए। भाषा को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाए, संवाद ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा है ना। कई बार जो लेक्चर मेथड है उसको इसमें थोड़ा डिनाई नकारा गया है कि उसको कम करना और बच्चों से संवाद करने हैं, ठीक है। मैं भी शुरू में जब मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ाते थे, वो स्कूल के इंग्लिश में ऐसे कि इंग्लिश जो बच्चे गेट के अंदर इंग्लिश ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अब हिंदी पढ़ाऊँ तो मैं सोचता हूँ यार बच्चों से ज़्यादा हिंदी में बात की जाए, और शुद्ध हिंदी, अपनी बर्तनी, अपना शब्दकोश, शब्द भंडार भी एक भाषा अध्यापक का अच्छा होना चाहिए जिससे बच्चे उसको सीख सकें, ये सोचता था। लेकिन जब मैं एनईपी को लिख रहा था रात को, ठीक है, बहुत मेहनत की, तो अब देखा यार तो अब मेरे को अपनी भी चलानी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा मेन फोकस चीज़ ये है कि हमने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवाना है उनकी स्थानीय भाषा। हम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, और इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है, हिंदी में समझ नहीं आ रही है अन्य भाषा में, तो हम उसकी लोकल लैंग्वेज जो भी है वहाँ की मातृभाषा उसमें समझाने का प्रयास करेंगे। जब आदमी समझ जाएगा तो हम भी कई बार पढ़ते हैं कोई चीज़ है ना इंग्लिश में, तो हम उसको कहाँ समझते हैं, अपनी मातृभाषा में समझते हैं, और अपनी मातृभाषा से ही हम उसको हिंदी या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट ही तो करते हैं। तो मेन फोकस ये है कि मेन चीज़ है कि बच्चों के जो शक शुभ संशय जो भी है होंगे उसके, उनका जो संप्रत्यय होगा, कंसेप्ट होगा, वो समझे आना चाहिए उनको, वो क्लियर होना चाहिए, इस चीज़ पर जोर दिया गया है। और भाषा शिक्षण में आराम से संवाद, और अगर संभव हो तो कक्षा 5 के बाद कक्षा 8 तक और उससे भी आगे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या हिंदी की कोई उपभाषा है ना जहाँ पर हैं वो होनी चाहिए। इसके बाद अगर शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को पढ़ाना संभव ना हो तो इसको भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, जहाँ पर हिंदी को पढ़ाना, जैसे हम दक्षिण भारत में जाएं है ना, जैसे मलयालम, कन्नड़ वगैरह जो भी वहाँ तेलुगु वगैरह भाषा चलती हैं, तो अगर वहाँ पर हिंदी को पढ़ाना संभव, या क्षेत्रीय भाषा उनकी, हमारी तो क्षेत्रीय भाषा हिंदी है जो हमारे 9 राज्य उत्तर प्रांत के हैं, लेकिन दक्षिण में अगर उनको मुश्किल हो तो उनको विकल्प के रूप में ना ऑप्शनल हिंदी उनको पढ़ानी ही पड़ेगी, जैसे हमें इंग्लिश की अभी अनिवार्यता है। जी बोलिए। ये जो है ना हिंदी को कंपल्सरी करना चाहिए सर इसके लिए, क्योंकि हिंदी को हम राजभाषा बोलते हैं, राष्ट्रभाषा बोलते हैं, ये क्योंकि सबसे पहले ये चली। मैम अब लिखा कहाँ पर की राष्ट्रभाषा है? बोलते मतलब हाँ बोलते हैं ना, वो अपने दिल की तसल्ली है ना, मतलब वो लागू करना चाहिए ना। 15 सालों तक थी जो ऑप्शनल भाषा है इंग्लिश के लिए, लेकिन बाद में बोला था कि हिंदी जो वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, पर क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी मानसिकता अभी भी अंग्रेजी जैसी है। मैम ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ इस मंच पर खड़े होकर ना आप कर सकते हैं, ठीक है। हम इतना कर सकते हैं कि हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं है ना, भाषा अध्यापक होने के नाते, और जो भी पत्राचार हो है ना, लेखन हो हमारा वो हिंदी में हो, ठीक है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द हैं, जब इसका शब्दकोश आप पढ़ेंगे हमें लगता है ये इसको ये बोलते हैं, हमें आज तक पता नहीं था, ठीक है।
क्योंकि मैं जब शुरू में प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया मैंने पूछा, बोले क्लस्टर लिखते थे रुणकोटी क्लस्टर रुणकोटी, बोले क्लस्टर होता क्या है? मैं सबको पूछा क्लस्टर क्या होता है, किसी को पता है ना। फिर अपने जो मित्र मंडल उनको बोले क्लस्टर क्या होता है, वो संकुल। बोले जब मैं क्यों एक मध्य प्रदेश का एक हिंदी भाषा का ग्रुप है उसमें जुड़ा हूँ, तो उनकी जो हिंदी पढ़ने में मजा आता है ना, हमारी हिंदी में भी खिचड़ी है ना। अब विदेशी भाषा में क्योंकि वो रूढ़ हो गए हैं, वही है ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम ये बोले कि हमने इसको नहीं अपनाना है तो हम बहुत अछूते रह जाएंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे मैं पहनावे पे बात करता हूँ, है ना। हम जब स्कूल पढ़ते तो हमारे पैंट जैसे आज के प्लाजो वैसी होती थी, खुली होती थी, ठीक है। और आज कैसा बिल्कुल टाइट हो गया, ठीक है। अगर हम इसको ना अपनाएं तो बोलते यार क्या बड़ा पुराना इस दुनिया में जी रहा है, बोलते लोग, ठीक है। और लेडीज को कोई यानी कि बड़े पुराने सिस्टम में रहे तो बोलते ये तो कुछ नहीं है। तो वही ये समय के साथ बदलना जरूरी है। और जो शब्दों की बात कर रहे हैं आप अन्य विदेशी भाषाओं की, वो रूढ़ हो गए हैं, है ना। अगर हम बस को मोटर लिखेंगे ना, आपको पता है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं करूँगा बात। अगला है इसमें कि माध्यमिक स्तर तक त्रिभाषा सूत्र, मैंने बता दिया आपको कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा, ठीक है। इसको हमें अपनाने पर बल दिया गया है। और त्रिभाषा में एक चीज देखिए कि विकल्प रखा गया है कि 2 भारतीय भाषाएं भी उनको सिखाई जाएंगी। जो त्रिभाषा है ना, उसमें जो उसकी तीसरी भाषा होगी ना, उसमें एक जो भाषा होगी वो भारतीय भाषा होगी, कोई भी होगी, ठीक है। और माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक इन 3 में से किसी एक विषय में, देखो माध्यमिक स्तर तक जो 3 भाषाएं होंगी उनमें से किसी एक भाषा में बच्चे को पारंगत बनाना होगा। उसको पढ़ने भी आनी चाहिए, लिखना भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। सरकार की इस नीति की अनुपालना निजी और सरकारी दोनों तरह के जो विद्यालयों को करना पड़ेगा। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषा में, हमारी मातृभाषा में विज्ञान की किताबें भी छापी जाएंगी, ठीक है। और उसको मातृभाषा में उपलब्ध करवाया जाएगा। जहां घर की भाषा में पाठ्य सामग्री उपलब्ध ना हो, वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद की भाषा तो मातृभाषा ही होनी चाहिए। ये इसमें कहा गया है कि जहां पर हमारे पास कंटेंट नहीं है, सामग्री नहीं है कि हम उसको मातृभाषा में पढ़ा सकें, लिखा सकें, वहां पर हमारी संवाद की भाषा जो है वो मातृभाषा होगी, हिंदी रहेगी, क्योंकि जो हमारी लोकल भाषा है उसकी लिपि तो है नहीं, जी जी, है ना, हिंदी चलेगी। देखिए मेरा विषय भी खत्म। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, सहन किया। कईयों को भावना भी हो रही होगी, है ना, क्योंकि टिकने की बैठने की बहुत बड़ी सजा है। आपको बात बताऊँ, मेरे अंकल है ना, जहाँ पर जिनके घर में रहता हूँ, वो राज सुना, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। बोलते रुकना या ध्यान करना, स्मरण करना, किसी की बातों को सुनना सबसे मुश्किल काम है ना। हमने यहाँ तो काम है 1 घंटा लिया, 1.5 घंटे का सेशन था, ठीक है। और हम बहुत बोर हो गए थे, तो उन्होंने पता क्या बात बताई इंटरेस्टिंग। बोलते एक बार 4 लोग मजदूरी करने जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक सन्यासी की कुटिया नजर आई, वहाँ पानी का चश्मा वगैरह होया, घड़ा वगैरह पिया। तो उस साधु ने पूछा, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? जी बोले दिहाड़ी लगाने जा रहे हैं। बोले छोड़ो, कितनी मजदूरी है? बोले 100-200 रुपये जो भी होता है वो बता दिया। बोले यार मैं देता हूँ, यहाँ बैठो। बोले करना क्या? कुछ नहीं, बोले भगवान का नाम लेना है, बैठो। बच्चे चारों बोले एक कोने में उनको बिठा दिया। अब 10 मिनट हुए, 15 हुए, एक दूसरे को देखने ताकने लगे। और बाद में उठे, बोले भाई हमें नहीं चाहिए, है ना, मुफ्त में हमें नहीं करनी साधना, और चले गए। यानी कि बोलने का मतलब है कि साधना या बैठना कितना मुश्किल है, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे ब्रेक के बाद। कुमार भाषा अध्यापक GHS तुज ब्लॉक पांगी। मैंने समग्र शिक्षा अभियान के तहत विधि विभाग शिमला में एक RP के तौर पर वहाँ पर हमने जो ट्रेनिंग ली है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग,
जिसके तहत हमने बच्चों में किस प्रकार का निर्माण करना है, और उस चीज़ को हम यहाँ पर बताने के लिए अपने जो अध्यापक साथी हैं चंबा डाइट में, इनको हम परीक्षण देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मुझे आशा है कि ये सभी ईमानदारी से और बिल्कुल शांत भाव से इस ट्रेनिंग का लुत्फ़ उठाएंगे, जो 5 दिन चलेगी और जिसका फ़ायदा इनको होगा, और ये अपने स्कूलों में जाकर बच्चों के प्रति जो यहाँ पर सीखेंगे उसको ये अपने तरीके से फॉलो करेंगे। भाषा अध्यापक अशोक कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तीसा, एजुकेशन ब्लॉक तीसा। आज डाइट सरू में शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यशाला हो रहा है। इसमें मैं आरफी के रूप में भाग ले रहा हूँ। इससे पहले हमारा ट्रेनिंग जो है वो एचपी यूनिवर्सिटी में हुआ, 5 दिवसीय ये कार्यशाला, जिसमें हिंदी भाषा और उसके शिक्षण पर बल दिया गया है कि किस तरह से हिंदी भाषा और उसका शिक्षण हमारे स्कूलों में हो, ताकि हम अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाएं। तो ये कार्यशाला शुरू है आज से।